हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण ईवीएस के बारे में, जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे 30 नंबर का क्वेश्चन आता है ईवीएस से। और जो ईवीएस से 30 नंबर का प्रश्न आता है उसमें 15 नंबर एनसीईआरटी के बुक से आता है, जो कक्षा 3 से लेके 5 तक के बुक के एनसीईआरटी से आता है, और 15 नंबर का क्वेश्चन पेडागोगी आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के निचोड़ के बारे में देखेंगे और इसमें टॉपिक है पेड़ पौधे। और इसमें से 15 का 15 नंबर अगर आप पूरे के पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इसमें आपको श्योर है कि आप 15 में 15 करके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखते हैं पेड़ पौधे के बारे में क्या दिया है। तो पेड़ पौधे पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। और किसी भी जगह के पेड़ पौधे के समूह को फ्लोरा कहते हैं। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। अगर पेड़ पौधे न हो तो पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा। जो अगर हम पेड़ पौधे इस धरती पे न रहे तो सजीव का कोई अस्तित्व नहीं है। पेड़ पौधे की वजह से ही सजीव का अस्तित्व बना हुआ है। ठीक है, तो पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। इनसे हमें छाया मिलती है। इनकी लकड़ियां हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे कामों में प्रयोग होते हैं। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमें जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसका उपयोग हम सांस लेने में करते हैं। हमें जीवित रहने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे को जीवित रहने के लिए पानी धूप खाद की आवश्यकता होती है। इसके लिए पौधे को समय समय पर पानी देना चाहिए। इनमें निश्चित समय पर खाद डालना चाहिए। पेड़ पौधे के आसपास घास फूस को हटाते रहना चाहिए। पेड़ पौधे की देखभाल न की जाए तो ये सूख जाते हैं। इनका हमारे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसलिए हम सभी को इनकी नियमित देखभाल करना चाहिए। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व पौधे के लिए 16 पोषक तत्व आवश्यक हैं, जो हवा पानी एवं मृदा से प्राप्त होते हैं। मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों में 6 बृहद पोषक तत्व एवं 7 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। बृहद पोषक तत्व क्या हो जाएगा, तो बृहद पोषक तत्वों में आते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। ये सब क्या है, बृहद पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक पोषक तत्व क्या होता है, तो आयरन मैग्नीज बोरान जिंक कॉपर माली मालिब्लेडनम क्लोरीन, ये सब क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। देखिए ये पौधे का क्या है, एक संरचना है और इसमें हम देखेंगे एक एक करके। देखिए पौधे का ये ऊपरी तना ऊपरी सिरा है, और ये एपिडर्मिस है। ये क्या है, पार्श्व कलिका है। ये क्या है, अंतःपर्व है। ये इसमें देखिए ये पूरे पौधे का संरचना है। देखिए प्राथमिक जड़ पार्श्व जड़ मूल गोप तना जड़, इसको क्या कहते हैं, ये जो बीच में जा रहा है ये तना है। इसको कहते हैं पत्ती फूल। ये इसमें पूरे संरचना के बारे में दिया हुआ है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, जड़। जड़ जड़ भूमि के नीचे पाई जाती है। इसकी सतह पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। मूल रोम द्वारा जड़ों मिट्टी से जल तथा पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। जड़ पौधे की भूमि में जमाई रखती है। इन मुख्य कार्यों के अतिरिक्त कुछ पौधे में जड़ भोजन संचित करने तथा सहारा देने का कार्य भी करती है। गाजर शलजम मूली आदि पौधे में खाए जाने वाला भाग इनकी जड़ होती है। इन भाग पौधे में पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन इनकी जड़ में एकत्र हो जाते हैं।
भोजन एकत्र हो जाने के कारण ये जड़ें फूलकर मोटी हो और विशेष आकार वाली हो जाती है। जड़ के प्रकार, जड़ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूसला जड़। पहला है मूसला जड़ टॉप रूट। प्राथमिक मूल एवं इनकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती है, जैसे सरसों का पौधा। ठीक है। रेशेदार तथा जकड़ा जड़। तो जब प्राथमिक जड़ें अल्पजीवी होते हैं तो वे पतली जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। ये जड़ें तने के आधार से निकलती हैं, जैसे गेहूं का पौधा। अपस्थानिक जड़ें, इनमें मूल मूलांकर के बजाय पौधे के अन्य भागों से निकलती है, जैसे घास, बरगद। ये सब जड़ क्या होता है? अपस्थानिक जड़ होता है। जड़ का रूपांतरण। कुछ पादप में जड़ें जल तथा खनिज के अवशोषण के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करती है। इन दौरान इनके आकार एवं संरचना में परिवर्तन हो जाता है। मूसला जड़ का रूपांतरण क्या होता है? मूसला जड़ के रूपांतरण में भोज्य पदार्थ के संचय के लिए तर्क रूप हो जाता है, जैसे मूली। कुंभी रूप हो जाता है, जैसे सलजम। शंक्वाकार हो जाता है, जैसे गाजर। गांठदार हो जाता है, जैसे शकरकंद और मिराबिलिस। ये सब क्या हो जाएंगे? मूसला जड़ के हो जाएंगे। अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण और कार्य के आधार पर क्या हो जाएगा? भोज्य पदार्थ के संचय के लिए कालिंदी जड़ें शकरकंद हो जाएगा। पुलकित जड़ें डहेलिया और सतावर का हो जाएगा। ग्रंथिल जड़ें अम्बा और हल्दी हो जाएगा। मणिकाकाय जड़ें अंगूर और करेला हो जाएगा। ये देखिएगा, ये सब जड़ों के उदाहरण और फिगर के सहित दिया गया है। मूसला जड़ कैसा होता है, अपस्थानिक जड़ किसका होता है, रेशेदार जड़, झकड़ा जड़ किसका होता है। तो एक बार आप वीडियो को पूछ करके अच्छे से इन सभी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन क्या क्या सपोर्ट कर पौधे का कौन कौन सा सपोर्ट करता है? तो स्तंभ मूल, बरगद को स्तंभ मूल सहायता प्रदान करता है। अवस्तंभ मूल मक्का और गन्ने को करता है। आरोही मूल पान को करता है। ठीक है। अन्य जैविक क्रियाओं के लिए तो चूड़न मूल अमरबेल का होता है। श्वसनीय मूल राइजोफोरा का होता है। अधिपादक मूल आर्किड का होता है और स्वांगीकरण मूल सिंगाड़े का होता है। अगला है कुछ पेड़ पौधे स्वयं को शुष्क वातावरण के लिए अनुकूलित कर लेते हैं, जैसे ऐसे पौधे मरुद्भिद कहे जाते हैं। इन पेड़ पौधे की पत्तियां कांटेदार, जड़ें अत्यंत लंबी और गहरी तथा तने या पत्तियां मांसल हो जाते हैं, जिससे जल की हानि न्यूनतम होती है। कुछ पौधे स्वयं को जलीय पारितंत्र के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं, जैसे जलोदुभिद। तथा कुछ पौधे लवणीय परितंत्र के अनुकूलित हो जाते हैं, जिन्हें लवण मृदोभिद कहते हैं। तना, तना का कार्य क्या होता है? तना होता क्या है? तो तना जमीन के ऊपर पाया जाने वाला पौधा का मुख्य भाग है। तने से शाखाएं निकलती है। इन शाखाओं पर पत्तियां, फूल, फल उगते हैं। तने के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। और तने के कार्य, तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलना तथा पत्ती, फूलों एवं फलों को संभाले रखना है। यह जल, खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा व सुरक्षा प्रदान करने तथा कायिक प्रवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ पौधे में तने के निचली शाखाएं भूमि के अंदर धंस जाती है। भोजन संचय कर ये शाखाएं सिरों पर फूल जाती हैं। इन्हें भोजन संचय करने वाले भूमिगत तने कहते हैं, जैसे आलू, अदरक, हल्दी आदि। भूमिगत तने का रूपांतरण निम्न भाग में होता है। प्रकंद, प्रकंद क्या क्या होता है? हल्दी, अदरक होता है। कंद, आलू होता है। सल्ककंद, प्याज और लहसुन होता है। अब आइए आगे देखते हैं। और धनकंद क्या होता है? जमीकंद और अरबी, ये सब क्या होता है? धनकंद में आता है। पत्ती के बारे में देख लेते हैं। पत्ती भूमि के ऊपर पाए जाने वाले पौधे के भाग में पत्ती एक महत्वपूर्ण भाग है। पौधे की शाखाओं पर पत्तियां लगी रहती हैं। अधिकांश पौधे की पत्तियां हरे रंग की होती हैं।
पत्तियों का रंग पर्णहरित क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्ती का हरा चपटा भाग पर्णपलक कहलाता है। इनकी दो सतहें होती हैं, ऊपरी तथा निचली। इन सतहों पर छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें पर्णरंध्र स्टोमेटा कहते हैं। निचली सतहों पर इन छिद्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन छिद्रों द्वारा पत्तियां वातावरण से गैस का आदान प्रदान करती है और इन्हीं के माध्यम से पत्तियां अपनी सभी कार्य करती हैं। पत्तियों का कार्य तो प्रकाश संश्लेषण, जिस प्रकार रसोई में भोजन बनाया जाता है उसी प्रकार हरी पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। इसलिए पत्ती को पौधे का रसोई घर कहते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के सहायता से भोजन कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनाती है। जड़ द्वारा अवशोषित जल तनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक क्रिया होती है। यह केवल दिन में ही होती है। जैसे देखिए 6CO2 प्लस 12H2O, तो क्या बनता है? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल लेके क्या बना देता है? ग्लूकोज, C6H12O6। और इसके साथ 6 अणु क्या निकलता है? जल निकलता है और 6O2 भी ऑक्सीजन भी निकलता है। अब आइए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित की उपस्थिति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है जो शीघ्र ही मंड में बदल जाता है। हम सांस लेते हैं तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंदर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे से निकली ऑक्सीजन हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। कैक्टस नागफनी पौधे में प्रकाश संश्लेषण उसके हरे तने में होती है क्योंकि पत्तियां कांटे के रूप ले लेती हैं। आगे है वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? तो जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलती रहता है और इस क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया पर्णरंध्रों स्टोमेटा के माध्यम से होती है। वाष्प उत्सर्जन की दर को फोटोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। श्वसन, हमारी तरह पौधे भी सांस लेते रहते हैं। सांस लेने की इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। पौधे पर्णरंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। यह क्रिया दिन रात होती है। फूल पौधे का सबसे सुंदर व आकर्षक भाग होता है। फूल के निम्नलिखित प्रजनन अंग होते हैं। देखिए ये क्या है? फूल के प्रजनन अंग है। क्या होता है? बाह्य दल। फूल के सबसे बाहर की हरी पंखुड़ियों को बाह्य दल कहते हैं। ये फूल के अन्य भाग की रक्षा करता है। दल क्या होता है? तो फूल के रंगीन पंखुड़ियों को दल कहते हैं। यह फूल का सबसे आकर्षक भाग होता है। आगे पुंकेसर। पुंकेसर फूल की पंखुड़ियों के बीच में कुछ लंबी लंबी पतली रचनाएं होती हैं। इसका ऊपरी सिरा थोड़ा फूला हुआ होता है। इसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर पौधे का नर भाग होता है जिसमें पराग या परागकण होता है। स्त्री केसर क्या होता है? फूल के ठीक मध्य में एक कीप जैसा संरचना होती है। इस संरचना को स्त्री केसर कहते हैं। ये पौधे का मादा भाग होता है जिसमें अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। फल, निषेचन के बाद अंडाशय में बनने वाली संरचना को फल कहते हैं। फल के 3 भाग होते हैं: बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतःफल भित्ति। आगे जब फल का विकास केवल पुष्प के अंडाशय में होता है तब उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे
रतालू एवं सिंघाड़ा आदि। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल, दल इत्यादि भी भाग लेते हैं तो तब इसे कुट या आभासी फल फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, कटहल एवं शहतूत। ये सीटेट में पिछली बार जब ऑनलाइन वाला पेपर हो रहा था उसमें ये पूछा था, असत्य फल या फॉल्स फल किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन था सेब। ठीक है। जब फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो ऐसे फल को अनिषेचक फल कहते हैं, जैसे केला, पपीता, अंगूर, ये सब क्या है, अनिषेक फल है। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। पादप और अकारीय उत्तक। पुनैन प्राप्त होता है सिनकोना के छाल से, लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से, इंसुलिन प्राप्त होता है टहनियों के जड़ों से, कॉफी प्राप्त होता है बीज से, दालचीनी प्राप्त होता है पौधे के छाल से, हीरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ते से, कपास के रेशे प्राप्त होता है पौधे के फल से, कलम का उदाहरण है बांस, ड्रम्प फल का उदाहरण है आम, नारियल, जामुन, बेरी फल का उदाहरण है टमाटर, बैगन, अमरूद और अंगूर, पीपो फल का उदाहरण है कद्दू, करेला, खीरा, पोम फल का उदाहरण है सेब और नाशपाती। फल और उसके खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं? सेब और नाशपाती के पुष्पासन हो जाता है, अमरूद, अंगूर, टमाटर के फल भित्ति और बीजांडासन होता है, पपीता और आम का मध्य फल भित्ति होता है, नारियल का भ्रूण कोश होता है, केले का मध्य एवं अंत भित्ति होता है, गेहूं का भ्रूणपोष तथा भ्रूण होता है, काजू का पुष्पवृत्ति भी बीजपत्र होता है, लीची का एरिल होता है, चना मूंगफली का बीजपत्र एवं भ्रूण होता है, शहतूत का रसीले परिदल पुंज होता है, अनाज का परिदल पुंज होता है, नारंगी का जूसी हेयर होता है, भिंडी का संपूर्ण भाग होता है, खीरा तरबूज का अंतःभित्ति होता है, आलू का तना और गाजर चुकंदर शलजम एवं मूली का जड़ खाया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। बीज। बीज क्या होता है? तो पुष्प के अंडाशय में विकसित होने वाला निषेचित एवं परिपक्व बीजांड बीज कहलाता है। बीज दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री, और जैसे एक बीजपत्री में क्या हो जाएगा, प्याज, गेहूं, मक्का, चावल, इन सब का बीज क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री हो जाएगा। अब दूसरा क्या होता है, द्विबीजपत्री। इसमें क्या हो जाएगा, मूली, सरसों, इमली, संतरा, टमाटर के बीज क्या हो जाएंगे, द्विबीजपत्री। पौधे में पोषक। पौधे में पोषक न्यूट्रिशन इन प्लांट। केवल पादप ही ऐसे केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ अपने परिवेश से उपलब्ध होते हैं। सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषक कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादप को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें विषमपोषी कहते हैं। स्व स्वपोषण क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश में उपस्थित प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो जो अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं उसे स्वपोषण, और जो दूसरे के जैसे पेड़ पौधे द्वारा बनाया गया भोजन को ग्रहण करते हैं या पौधों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषम पोषण या स्व पर पोषण भी कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार के पोषण में पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। भोजन के स्रोत के आधार पर विषम पोषण पादक निम्न चार प्रकार के होते हैं। मृतोपजीवी, वे पौधे जो अपना पोषण मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहलाता है। इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते, जैसे छत्रक, एग्रेसक।
ठीक है। परजीवी क्या होता है? ये ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे को अपना पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे पौधे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण प्राप्त करने वाला पौधा परजीवी तथा जिससे प्राप्त करता है वह पोषक होस्ट कहलाता है। इस प्रकार के पोषक की दो विधि होती है। पूर्ण परजीवी पोषण, तो इस विधि में पौधा जीवन भर परजीवी ही बने रहते हैं, जैसे अमरबेल, ओरोबैंकी, रिफ्लेक्सिया और वैनेल वेलेनोफोरा और कैसिधा। ये सब क्या होते हैं? पूर्ण परपोषित पौधे होते हैं। आंशिक वैकल्पिक परजीवी, इस प्रकार के परजीवी सामान्यतः किसी जीवित पोषक पौधे पर परजीवित होते हैं, किंतु जब उन्हें जीवित पोषक पौधे नहीं मिल पाते हैं तब यह मृतोपजीवी पोषक प्राप्त करने लगते हैं, जैसे मोनोट्रोपा, लारंधसक और चंदन। ये सब क्या है? आंशिक वैकल्पिक परजीवी है। ठीक है। सपोषण, तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। इस प्रकार के संबंध को सहजीवी पोषक कहते हैं। जैसे लाइकेंस कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होती है। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास एवं जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ कवक को देता है। कीटभक्षी या मांसाहारी पोषक, इस प्रकार के पोषक में पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, किंतु अपने लिए आवास नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए उन जगहों में पाए जाने वाला जहां भूमि दलदली हो, जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, उदाहरण ड्रेसोरा, सनड्यूस, डायोनिया, वीनस फ्लाईट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, नेप्थनीज और घटपर्णी। ये सब किसके उदाहरण हैं? मृत्युपजीवी। किसके उदाहरण हैं? मांसाहारी या कीटभक्षी का। और नेप्थनीस और घटपर्णी क्या होता है? यह एक कीटभक्षी कीड़े मकोड़े को खाने वाला पौधा है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़े एवं अन्य जीवों का शिकार करता है। यह लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन लगा होता है। इसमें से खास खुशबू निकलती है जिसे कीड़े मकोड़े अपनी ओर आकर्षित होकर इससे घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। यह भारत, मेघालय, ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। आगे, पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ होता है। ये पौधे में वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित व प्रभावित करता है। वृद्धि प्रवर्धन हार्मोन्स, ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन। ये हार्मोन वृद्धि दर को बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जेबरेलिन्स, साइटोकाइनिन। ये सब क्या है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स है। वृद्धि निरोधक हार्मोन्स क्या हो जाएगा? तो ये वृद्धि दर को कम करते हैं, जैसे ऑक्सीसिक अम्ल, एथिलीन। ये सब क्या होते हैं? ये वृद्धि को कम करते हैं। ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन्स है। ये पौधे के ऊपरी सिरे पर बनते हैं। ये कोशिकाओं के दीर्घीकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ऑक्सिन काई जनन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जैसे गुलाब के कलम से नया पौधा का तैयार करना। ऑक्सिन का प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। ऑक्सिन कुछ पौधे में पुष्पन को प्रेरित करते हैं। जेबरेलिन्स
तो क्या होता है जिबरेलिन्स? यह भी एक पादप हार्मोन्स है। यह हार्मोन पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है और उनकी चरावस्था को रोकता है, ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सके। जिबरेलिन्स हार्मोन्स का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। जिबरेलिन्स हार्मोन्स बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं। अगला है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति का हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरे पर होता है, जहां कोशिका विभाजन होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए एक आवश्यक हार्मोन है। साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। अगला है ऑक्सीसिक अम्ल। तो क्या होता है? यह एक वृद्धि रोधी हार्मोन्स है। यह पौधे की वृद्धि को रोकता है। यह अम्ल पौधे में फूलों एवं फलों के पृथक्करण की क्रिया का नियंत्रण करता है। यह कोशिका विभाजन को रोकता है। अब अगला है एथिलीन। यह गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है। यह हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कच्चे फलों को पकाना। फलों के पकते समय इस इसकी सांद्रता बढ़ जाती है और यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स है। अब अगला है फ्लो फ्लोरीजेन। क्या होता है फ्लोरीजेन? यह यह एक ऐसा हार्मोन है जो पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है। इसका निर्माण पत्तियों में होता है। यह हार्मोन फूलों को खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इस हार्मोन को फूल खिलने वाला हार्मोन भी कहते हैं। अगला है पौधे में जनन। पौधे में जनन दो प्रकार से होते हैं, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? तो इसमें पादप बिना बीज के नए पादप उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन निम्न विधियों जैसे कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन एवं बीजांडु निर्माण से होता है। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है? इसमें पादप के मूल, तने, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए बायोफिल्म बिग्नोनिया के पत्तियों के किनारे छोटे छोटे कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं मृदा में गिरकर नए पौधे को जन्म देते हैं। मुकुलन इष्ट कवक में जनन मुकुलन विधि से होता है। इष्ट कोशिका से छोटी छोटी कलिका की आधार या मुकुल बनाते हैं, जो कोशिका के अलग होकर यह इष्ट कोशिकाएं बनाते हैं। अगला है खंडन। शैवाल में खंडन के द्वारा जनन होता है। जल और पोषक तत्वों के उपलब्ध होने पर शैवाल वृद्धि करते हैं एवं तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में विभाजित हो जाते हैं तथा ये खंड नए जीवों के रूप में वृद्धि करते हैं। बीजांडु निर्माण कवक में जननी निर्माण के द्वारा कम विकसित पौधे में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशिकीय रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बीजांडु कहते हैं। ये प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं एवं अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नए पादप बनाते हैं। मांस या एवं फल जैसे पादपों में भी जनन बीजांडु द्वारा होता है। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में बीजों से नए पादप उत्पन्न होते हैं। लैंगिक जनन दो विधियां परागण एवं निषेचन द्वारा होता है। अधिकतर पौधे उभयलिंगी होते हैं। पादपों का जनन भाग पुष्प होता है। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर, अंडक। पुंकेसर में पुष्प में पुंकेसर एवं अंडक जनन अंग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक वृत्त जिसे तंतु कहते हैं, यह एक चपटा शीर्ष परागकोश पाया जाता है। परागकणों की उत्पत्ति परागकोश में होती है। प्रत्येक परागकण से दो नर युग्मक बनते हैं। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इसे भिन्न काल
पक्वता भिन्न भिन्न काल पक्वता कहते हैं। अंडक के 3 प्रमुख भाग अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय में बीजांड होते हैं एवं प्रत्येक बीजांड में एक अंड होते हैं जो मादा युग्मक है। परागण, जब परागण पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है तो उसे परागण कहते हैं। परागण का स्थानांतरण बहुत से माध्यम जैसे वायु, जल, कीट तथा अन्य कारकों से होता है। परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? जब किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के अथवा अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र या पराग कणों का स्थानांतरण होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। परपरागण क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है तो इसे परपरागण कहते हैं। क्षेत्र के आधार पर पौधे के प्रकार तो क्या होता है? मरुद्भिद मरुद्भिद पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ये पौधे मरुस्थल, रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती है और इनमें पत्तियां छोटी होती हैं या फिर पत्तियां कांटे के रूप ले लेती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है और कम हो जाता है या नहीं होता है। जैसे नागफनी कैक्टस एक मरुद्भिद पौधा है जिसमें तना हरा एवं गूदेदार होता है जैसे और मोमी परत से ढका होता है। इसमें तना ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसके अन्य उदाहरण बबूल, कीकर ये सब हैं। समुद्भिद ये पौधे खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं। इनमें तना इनमें तना ठोस एवं शाखा युक्त होती है। इसके पत्ते साधारण बड़े, चौड़े, पतले एवं विभिन्न आकार के होते हैं। इनके उदाहरण मक्का, टमाटर, गेहूं, धान आदि। जलोद्भिद पौधे ये जलीय पौधे जो तालाब में पाए जाते हैं। इनके जड़ तने तंत्र कम विकसित होते हैं और इनके तने लंबे, पतले, मुलायम व हल्के होते हैं जिसमें वायु भरी होती है। वायु भरी होने के कारण ये हल्का एवं मुलायम होते हैं और पानी में तैरते रहते हैं और इनकी पत्तियां हरी और चपटी होती हैं। इनकी सतह मोमी जैसे चिकनी होती है जिस कारण इन पर पानी नहीं रुकता और ये सड़ती नहीं। उदाहरण कमल, जलकुंभी, कुमुदिनी आदि। लवणोभिद तो ये पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ लवण की सांद्रता अधिक होती है। इस प्रकार के पौधे में वायुमंडलीय संवहनीय जड़ें पाए जाते हैं जैसे मैग्रेव। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त, मित्र, यार, सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।